दोस्तों नमस्कार। लुसेंट सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही जनरल बुक है और सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि इस बुक में सारे विषयों में जो जानकारी है भरपूर मात्रा में दी है, कैप्सूल फॉर्म में दी है। मतलब आप यदि लुसेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसके हर लाइन में कोई ना कोई फैक्ट छुपा हुआ है। इसलिए जो वनडे एग्ज़ाम है या फिर एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि मेंस एग्ज़ाम में भी जो इसके फैक्ट हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम के हैं। लेकिन इस बुक पे पढ़ने पे मैंने पाया कि इसमें सभी विषयों में, वह भी विशेषकर इतिहास विषय में जो है वो चूँकि पॉइंट वार दिए हुए हैं जानकारी, फैक्ट दिए हुए हैं, और कई बार पूरी कहानी पता ना होने के कारण विद्यार्थियों को समझने में दिक्कत जाती है। मतलब चूँकि पूरी एक पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती, अतः इस वीडियो के माध्यम से आज मैं लुसेंट का इतिहास पोर्शन, भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा और इसके वीडियोज़ समय समय पे कंटिन्यू चलते रहेंगे और धीरे धीरे सभी विषयों से संबंधित वीडियो देखेंगे। इसमें आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लुसेंट का, ये लुसेंट का नया एडिशन है जो बड़े साइज़ में आता है, उससे ये मैंने बनाया है और इसमें मैं चीज़ें समझाते हुए चलूँगा आपको। और यदि आप इसको गौर से सुनेंगे और इसके बाद फिर लुसेंट को पढ़ेंगे, या एक बार पहले लुसेंट को पढ़ लीजिए, फिर ये वीडियो सुन लीजिए और उसके बाद पुनः जब दोबारा आप लुसेंट पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत का इतिहास पढ़ना। तो इसमें मैं बता दूं आपको कि भारत जो है बहुत ही विशाल देश है। उत्तर में एक और जहाँ हिमालय है, वहीं दक्षिण में कहाँ है, समुद्र फैला हुआ है। और समुद्र का भी विशेष नाम है, क्या है, हिंद महासागर। मतलब पहला एक महासागर है हिंद महासागर, जो किसी देश के नाम पे पड़ा है। और भारत को उपमहाद्वीप कहा गया है। यहाँ उपमहाद्वीप से तात्पर्य है सब कॉन्टिनेंट है। मतलब भारत जो भूमि है, जिसका हमने अभी बताया कि उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में जो है हिंद महासागर, इसके बीच के पोर्शन में 6-7 देश आते हैं, जिसमें भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, इन सभी को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। अब हम भारत के नामकरण पर चर्चा करें तो भारत का एक सामान्य नाम जो है भारत, ये जो है ये भरत कबीले के नाम पर आधारित है। भरत कबीले के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। कहीं कहीं से जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। जम्बू का तात्पर्य जामुन से है ना। जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण जम्बू द्वीप कहा जाता था प्राचीन काल में से। और फिर हम बात करें तो ईरानियों ने इसका नामकरण किया है। ईरानियों ने सिंधु नदी, जो सिंधु नदी बॉर्डर पे उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में, हाँ आप जानते हैं, सिंधु नदी को ईरानी हिंदू बोलते थे और इसी कारण यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा गया और हिंदू से हिंदुस्तान बना। तो सिंधु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान, ये ईरानियों ने कहा। इसी तरीके से हम यूनानियों की बात करें तो वो उन्होंने जो इंडिया कहा है वो भी सिंधु से ही संबंधित है। सिंधु को इंग्लिश में या यूनानी भाषा में, इंग्लिश ना बोल के हम यूनानी में बोलें, इंडस बोलते हैं। और इस इंडस के कारण यहाँ के निवासियों को इंडियन कहा गया और देश का नाम इंडिया पड़ा। ठीक है, तो ईरानियों ने जहाँ इसे हिंदुस्तान या हिंदू कहा यहाँ के निवासियों को, उसी तरीके से यूनानियों ने इंडिया और इंडियन। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर में विशाल हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, वैसे हम बीचों बीच की बात करें तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है वो देश के दोनों बीचों बीच है। विंध्य पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर में हम देखेंगे कि यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले ज़्यादातर लोग हैं। इंडो यूरोपीय जो परिवार है उसकी भाषाएं बोलने वाले लोग हैं और दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग हैं। आइए अब हम बात करें प्राचीन भारत की। हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया अध्ययन की सुविधा के लिए: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत, इसके लिखित साक्ष्य तो पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके इतिहास के मतलब मध्य और आधुनिक के इतिहास जानने के स्रोत हैं, बहुत हैं। बट प्राचीन भारत के इतिहास जानने की जब हम बात करें तो स्रोत इसके लिमिटेड हैं और कई प्रकार के स्रोत हैं। मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 4 प्रकार के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, मतलब धार्मिक ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे धार्मिक ग्रंथों की बात। तो धार्मिक ग्रंथों में जब भी बात करते हैं हम प्राचीन काल में, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेद।
अब वेद क्या होते हैं? वेद हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि वेद व्यास को माना गया है और ये वेद जो हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है, मतलब पूरा विश्व ही कुटुंब है, इस दृष्टिकोण पर ये आधारित हैं। और इन्हें अपौरुषीय कहा गया है, मतलब इनको देवकृत माना गया है, ऐसा माना जाता है। और इन्हें संहिता भी कहा गया है। ठीक है, चारों वेदों को, इनकी संख्या है 4। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम एक एक पे चर्चा करें। सबसे पहले हम ऋग्वेद पे चर्चा करें। तो ऋग्वेद का मतलब है ऋचाएँ। जो ऋचाएँ होती हैं उनके क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है, मतलब ऋग्वेद ऋचाओं का संग्रह है। और यदि यदि हम इसकी देखें कि कितने भागों में बटा है, तो ये 10 मंडल और 1028 सूक्त में बटा हुआ है। ठीक है, 10 मंडल हैं, याद रखिएगा, और 1028 सूक्त हैं। उसमें कुछ हस्तलिखित सूक्त भी हैं। जो बाल्यखिल्य सूक्त हैं वो हैं 11। और इनकी ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। यह अकेला ऐसा वेद है जिसमें आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसके जैसे हमने देखा 10 मंडलों में है, तो उसके कुछ मंडल बड़े इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे इसका तीसरा मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों पे चर्चा कर लें हम। इसके तीसरे मंडल में जो हैं, तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, तो ये तीसरा मंडल याद रखिएगा जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और यह सूर्य देवता मतलब सावित्री जिन्हें कहा जाता था उसको समर्पित है। फिर 9वां मंडल की बात करें तो इसमें सोम का उल्लेख है। 8वां मंडल, अब ये जो बाल्यखिल्य सूक्त देखा गया जिसे खिल कहा जाता है, ये 8वें मंडल में है। 10वां मंडल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की बात की गई है। जो हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है, चतुष्वर्णीय समाज है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसकी सबसे पहली बार बात यदि आती है देखें तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था, जो 4 वर्णों की उत्पत्ति है, उसका उल्लेख है, जिसमें लिखा गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करें ऋग्वेद के बाद सामवेद और फिर यजुर्वेद आएगा। कुछ चीज़ें जो ऋग्वेद में एक आध चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें गाय को बहुत इंपॉर्टेंसी दी गई है। गाय को आधन्य कहा गया, मतलब जिसका वध नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करें, यहाँ एक छोटी सी चीज़ हम कंटिन्यू इसको करेंगे, और ऋग्वेद की 2-3 चीज़ें देखें। नीचे देख रहे हैं आप कि वामन अवतार, जो विष्णु का वामन अवतार है, जिन्होंने 3 पगों में अपनी धरती माप लिया था, उसका प्राचीनतम जो उल्लेख है, स्रोत है, वो ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद से ही वो घटना ली गई है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब इतनी इंद्र को ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में। और अब हम एक जो आप इसमें हाईलाइट देख रहे हैं, जो डॉटेड में लिखा हुआ है शेडेड एरिया में, ईसा पूर्व और ईसा के बाद, तो ईसा के जन्म को काल्पनिक जो है मानते हुए, मतलब एक कल्पना, एक एग्जैक्ट तो सन नहीं पता लेकिन उनको काल्पनिक मानते हुए ईसा के जन्म के पहले के पोर्शन को हमने ईसा पूर्व कहा है, जिसे हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और ईसा के जन्म के बाद के चीज़ों को हमने एडी बोला है, ईसा पश्चात, मतलब एंटो डोमिनी, जिसे लैटिन भाषा में ईसा के आफ्टर जीसस क्राइस्ट कहा गया है, एनो डोमिनी। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में क्या है, मंत्रों और जो बलि के समय जो पाठ का जो प्रयोग करते थे, उसके लिए नियमों का संकलन है। ठीक है, और इसके जो पाठकर्ता को अर्धवायु कहा गया, जैसे हमने देखे कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को होता या होत्र कहा गया है, वैसे यजुर्वेद के जो पाठकर्ता व्यक्ति था, जो नियमों का संग्रह कर नियमों को बताते थे, वो अर्धवायु कहलाते हैं। इसमें यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है, और यह अकेला ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, यजुर्वेद की खास बात। आप सामवेद की बात करें तो सामवेद का, साम का मतलब ही होता है गान, मतलब ये गायन का स्रोत है। ठीक है, ये ऐसा है, भारतीय संगीत का जनक यही है, सामवेद को माना जाता है, और यह ऋचाओं का संकलन है जिसको गाते हैं लोग, और इसके पाठकर्ता को उद्गाता, उद्रात या उद्गाता कहा गया है। अब अथर्ववेद की बात करें
तो अथर्ववेद ये सबसे नवीनतम वेद है, अंत में इसकी रचना हुई और अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए इसको अथर्ववेद कहा गया है। और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, मतलब ये चीज़ें इस समय काफ़ी हद तक जो सामाजिक बुराइयां हैं वो आ चुकी थी। इसमें अंधविश्वासों का भी उल्लेख मिलता है और इसके पृथ्वी सूक्त में अन्य कई चीज़ों जानकारियाँ में मिलती हैं। और विशेष रूप से जो आज के विषय हैं जैसे कृषि है, गृह निर्माण है, रोग निवारण है, जादू टोना है, वशीकरण है, इन वनस्पतियों का उल्लेख है, औषधियों का उल्लेख है, ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो ये वेदों पे हमने देखा विशेष रूप से, और वेदों के बाद चारों वेदों पे ध्यान दिया। अब हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में जो हमने कैटेगरी किया था चार, आपने देखा होगा कि पहला जो जानने के स्रोत हैं धार्मिक ग्रंथ हैं, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, फिर विदेशियों के विवरण हैं और फिर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं। इसी को कंटिन्यू करते हैं कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है ना, और कुरु देश जो है उसकी समृद्धि का चित्रण है। और इसी अथर्ववेद में सभा और समिति दो जो हैं इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। सभा और समिति इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा जहाँ कुलीनों की संस्था थी, वहीं समिति जो है वो आम जनों की संस्था थी। ये दो संस्थाएं हैं। और इनमें भी देखा जाए जो नोट लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद था और सबसे अंतिम या नया वेद जो है वो अथर्ववेद था। और चूंकि वेद जो हैं वो संस्कृत में ही लिखे गए हैं और इनकी भाषा काफ़ी टफ है, इसलिए इनको समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदांग क्या है? वो 6 चीज़ें हैं जिनसे वेदों को समझना आसान है। और ये कौन सी 6 चीज़ें हैं वेदांग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। एक बार और बता दूं मैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब हम बात करते हैं पुराणों की। तो पुराण क्या होते हैं? वेदों के बाद फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आती जाएंगी। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का संग्रह, पुराणों में क्या है? ऐतिहासिक कथाओं का संग्रह है। और इनके पुराणों के रचयिता जो हैं लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रश्रवा को माना गया है। और इनकी संख्या कितनी है? 18 है। उसमें 5 पुराण जो हैं वो काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इनमें राजाओं की वंशावलियों का उल्लेख किया गया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इनमें भी देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्राचीन है वो मत्स्य पुराण है। अभी जो 3 ऊपर के पुराण हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किस वंश से संबंधित है, किस काल में लिखे गए का पूछ लेता है। तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। इसको याद रखने का तरीका ये है कि मौर्य वंश में आपको पता है चाणक्य थे, ठीक है, विष्णुगुप्त कहा जाता था। तो जैसे ही आप विष्णु पुराण देखें तो तुरंत विष्णुगुप्त याद आ जाए और समझ जाएँ कि मौर्य वंश से संबंधित है। फिर जो मत्स्य पुराण है, जो सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण है, वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित। आपको पता है कि आंध्र सातवाहन दक्षिण भारत का है, तो उससे मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य पुराण को याद रखें। फिर वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित। आपको पता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से सिंहासन 32 की बात आती है उसी समय, है ना। तो ये इससे कोरिलेट करके आप वायु पुराण को लेकर चलें। अब बात आती है जो अधिकतर जो पुराण हैं वो सरल संस्कृत श्लोक में ही लिखे गए हैं, ठीक है। और चूंकि स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराणों के बारे में ये है कि वो पुराणों को सुन सकते थे। इस समय मतलब पुराणों को थोड़ा सा फ्रीडम दी गई। फिर पुरुष, स्त्री को जो पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये किस में उल्लेख है? कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। फिर अभी हमने वर्ण व्यवस्था देखे थे, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी तरीके से 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो जाबालोपनिषद है ना। पुराणों के बाद फिर किन की रचना हुई? उपनिषदों की रचना हुई। तो उसमें जाबालोपनिषद है उसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। फिर बात आती है स्मृति ग्रंथ। तो स्मृतियाँ, ये भी सब धार्मिक ग्रंथ हैं ये, ठीक है, हिंदुओं के। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो है वो मनुस्मृति है और यह शुंग काल की रचना है। फिर एक नारद स्मृति आती है, यह जो है ये गुप्त काल की रचना है।
अब मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश और गुप्त वंश में कितना अंतर है। मौर्य वंश जनरली ईसा के 300 साल पहले हुआ है और गुप्त वंश ईसा के 300 साल बाद, मतलब दोनों में बीच में डिफरेंस देखें तो लगभग 600 साल का होगा। मौर्य वंश पहले हुआ है ईसा के पूर्व, गुप्त वंश ईसा के बाद। अब हम कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों की बात कर लें धार्मिक ग्रंथों के बाद। तो जैसे अर्थशास्त्र, जिसके रचनाकार कौन है? चाणक्य, उन्हीं को बोला गया कौटिल्य, और वही हैं विष्णुगुप्त, मौर्यकालीन है ये इनके रचनाकार हैं। बहुत फेमस किताब है अर्थशास्त्र, और ये 15 अधिकरणों और 150 प्रकरणों में विभाजित है। और जैसा कि हमने बताया कि विष्णुगुप्त या चाणक्य या कौटिल्य ने इसकी रचना की है, मौर्य काल के थे, इसलिए इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसी तरीके से हम संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो सबसे पहला जो है प्रयास क्रमबद्ध लिखने का कल्हण ने किया। राजतरंगिणी लिखा। कल्हण ने क्या लिखा? राजतरंगिणी, और ये कश्मीर का इतिहास इसमें उल्लिखित है। फिर हम देखते हैं कि अरबों का सिंध पर किस प्रकार विजय हुआ, इस संबंध में किताब है। अली अहमद ने लिखा है चचनामा। वहाँ का शासक चच था, उसके इसलिए जो है ना, जैसे अकबरनामा हुआ, हुमायूंनामा हुआ, इसलिए चच के नाम पे क्या हुआ? चचनामा। इसमें अरबों की सिंध पर विजय का उल्लेख है और लेखक हैं अली अहमद। फिर एक व्याकरण की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बड़ी फेमस किताब है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। तो ये संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है और इसके रचनाकार पाणिनि हैं। इस किताब में मौर्यों के पहले के इतिहास, मौर्यकालीन इतिहास, दोनों मौर्यों के पहले और मौर्यों के दौरान के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर एक कात्यायन है, उसकी गार्गी संहिता है, यह भी एक ज्योतिष का ग्रंथ है। मतलब कुछ तो आप नाम भर याद रखें कि गार्गी संहिता कात्यायन के हैं। फिर एक जो है पतंजलि का नाम आपने बहुत सुना हुआ है ना। तो ये पुष्यमित्र शुंग काल में थे, शुंग के पुरोहित थे पतंजलि, और इन्होंने किताब लिखी है महाभाष्य। तो पतंजलि का महाभाष्य काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो कई विदेशी यात्री यहाँ आए और उन्होंने भारत से संबंधित इतिहास लिखा। तो उसमें हम विदेशियों को जनरली 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुछ विदेशी भारत आए नहीं, बल्कि उन्होंने जो यहाँ की सुनी सुनाई बातें हैं उनको अपने इतिहास में शामिल किया। एक तो वो कैटेगरी हुई, और दूसरा कुछ इतिहासकार यहाँ आए और उन्होंने यहाँ आके यहाँ की परिस्थितियों को देखा और फिर लिखा। तो जो वहाँ बिना आए जिन्होंने लिखा वो काल्पनिक ज़्यादा लिखा है ना, उस पर उतनी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जो यहाँ आए उन्होंने काफ़ी कुछ इतिहास अच्छा लिखा है। और ये तो एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी हम बनाएं विदेशियों की, तो कुछ यूनानी और रोमन लेखक आए, फिर चीनी आए, फिर अरबी आए, फिर कुछ अन्य लेखक आए। तो हम सबसे पहले यूनानी रोमन की बात करें। यूनानी में हमें 2 नाम मिलेंगे। टेरियस याद रखिएगा, ईरान का राजवैद्य था, और ये इन्होंने बिना भारत आए भारत के संबंध में विवरण दिया है। और बिना चूंकि आय दिया है, इसलिए इनकी विवरण जो है वो कहानियों से परिपूर्ण है और आश्चर्यजनक हैं और अविश्वसनीय है ज़्यादातर। फिर बात आती है हेरोडेटस। तो हेरोडेटस जो है, इनकी किताब है हिस्टोरिका। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने भारत और फारस के संबंधों पे विवरण लिखा है, और ये भी इनका जो विवरण है वो भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित था। आने वालों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सिकंदर के साथ जो लेखक आए थे, इतिहासकार आए थे, उसमें 3 नाम मिलते हैं, नियार्कस, अनिस्ट्रिक्टस और एस्ट्रोबुलस। ये तीनों आए थे, यहाँ की विवरण की जानकारी उन्होंने लिखी और काफ़ी हद तक विश्वसनीय है। इसके बाद उनका जो अगला जो शासक वहाँ हुआ सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत आया था मेगिस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इनकी किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिका, है ना। तो इंडिका में चूँकि मौर्य काल में आया था, इसलिए मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद हुआ डायमिकस। तो ये सीरिया का जो नरेश एंटियोकस था, सीरिया का जो शासक था नरेश एंटियोकस, उसका राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार भी मौर्यकालीन शासक है, आपको पता है, इसलिए इसने भी मौर्यकाल से संबंधित लिखा। तीसरा आता है डायोनिसियस। ये मिस्र का जो शासक था फिलाडेल्फस, उसका राजदूत था, और यह भी मौर्यकाल में अशोक के दरबार में आया था। तो आपने 3 देखा, मेगिस्थनीज, डायमिकस, डायोनिसियस। ठीक है,
जो पहले मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए, डाइमेकस जो कि सीरिया से था वो बिंदुसार के समय आया, और डायोनिसियस जो है जो मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था या अशोक के समय आया। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है परीक्षाओं की दृष्टि से मेगास्थनीज है, जिसे पूछताछ की किताब का नाम इंडिका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया, मौर्यकालीन इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी लिखा है, और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 2-3 नाम आपको और जानना होगा। एक टालमी है, टालमी का भूगोल है, इन्होंने दूसरी शताब्दी में जो तत्कालीन भारत के भूगोल के बारे में जानकारी लिखी है। प्लिनी की किताब का नाम नेचुरल हिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ भारत के पेड़ पौधों, खनिजों और पशु पक्षियों के बारे में जानकारी लिखी है। एक और किताब है जिसके राइटर का नाम अभी तक ज्ञात नहीं है, मतलब लेखक अज्ञात हैं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब मानी जाती है प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत को जानने की दृष्टि से, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, इस पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में, जो कि लगभग 80 ईस्वी में हिंद महासागर, ये माना जाता है कि जो इसका राइटर है जो भी रहा हुआ ज्ञात है वो 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और तत्कालीन भारत के बंदरगाहों की और यहाँ व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी इस किताब में मिलती है। इस तरीके से जो यूनानी रोमन लेखकों के बाद हम चीनी यात्रियों पे बात करें तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनके नाम भी आपने अक्सर सुना ही होगा, है ना। फायान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, संगयूंग है। इसमें इम्पोर्टेंट जो हैं 2 ही हैं, एक फायान और एक ह्वेनसांग। फायान के बारे में हम जानते हैं कि जो चीनी यात्री है वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था, और आपको पता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन मध्य प्रदेश तक था, विस्तारित था, अतः इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में भी लिखा है। इन्होंने मध्य प्रदेश की जलवायु को सुखी बताया है, यहाँ के निवासियों को समृद्ध बताया है, और 14 वर्षों तक भारत में ये रहे फायान। अगला नाम आता है ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग से हा और हा से कॉम्बिनेशन आप बैठा लिए कि ह्वेनसांग जैसे आप सुनते हैं तो हर्षवर्धन का नाम आपको याद आ जाए, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, और इसके अतिरिक्त ये भी मैं बता दूं आपको, हेरोडोटस, शायद कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से ये स्लाइड आगे नहीं हो पाई थी, तो आप अपने बुक में देख लीजिएगा। इसमें जो है ड्यू टू टेक्निकल रीज़न, जैसा हम अभी मेगास्थनीज पे चर्चा कर रहे थे, डायमेकस पे चर्चा कर रहे थे, बट ये आगे नहीं हो पाई थी, तो अभी हम देख लें। यहाँ फायान पे बात आ गई, फायान देख लिया हमने, ह्वेनसांग देख लिया कि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया, चीनी यात्री था, यह 15 वर्षों तक रहा, है ना। और इसका मेन काम क्या था, बौद्ध धर्म का अध्ययन करना और बौद्ध जो स्थल हैं उनको घूमना। तो ऐसी स्थिति में नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और भारत से बौद्ध दार्शनिक ग्रंथों को एकत्र किया और ले गए। इनके जो ये वृतांत है वो सियुकी वृतांत, या किताब का जो नाम है वो सियुकी के नाम से जाना जाता है। इसमें 138 देशों का विवरण है। इसमें उन्होंने क्या किया, चूँकि हर्ष के समय आए थे इसलिए हर्षकालीन समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति के बारे में इन्होंने लिखा है। और चूँकि ये बौद्ध थे तो बुद्ध की प्रतिमा की पूजा तो किया ही किया इन्होंने, बाकी यहाँ के दर्शन और से प्रभावित होकर इन्होंने सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। ये है ह्वेनसांग के बारे में। फिर ह्वेनसांग के बाद 7वीं सदी में इत्सिंग आए थे, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को उल्लेख किया है। अब हम अरबी लेखकों की बात करें तो अरबी लेखक हैं अल-बरूनी और इब्न बतूता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। अल-बरूनी आपको पता है कि महमूद गजनबी के समय भारत आए थे, और इन्होंने जो किताब लिखी थी अपनी उसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। ठीक है, तो ही ना जिसे हिंदी में बोला जाता है भारत की खोज, और जो है उर्दू में रहेगा किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद। इसमें भारतीय धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, इन सब का विस्तार से वर्णन है। 80 अध्याय में विभाजित थी इनकी किताब तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद। फिर इब्न बतूता की बात करें तो अरबी भाषा में लिखा गया है। मैंने शायद आपको अल-बरूनी की उर्दू बोला, अरबी भाषा हैं ये दोनों। जो अल-बरूनी की जो तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद है ये भी अरबी में है, और इब्न बतूता की जो रहला है ये भी अरबी भाषा में लिखी गई किताब है। दोनों ही चूँकि
अरबी लेख हैं इसलिए अरबी में है, तो रहला का नाम याद रखिएगा। और ये देखिएगा कि जो इब्न बतूता थे ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे और बिन तुगलक उनसे काफ़ी अधिक प्रभावित हुआ और कुछ समय के लिए बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी या प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था। फिर हम बात करते हैं इसी से संबंधित कुछ अन्य जो रह गए अन्य लेखक, जैसे तारानाथ तिब्बती लेखक है, काफ़ी फेमस है। इन्होंने 2 रचनाएं की थी, कंग्यूर और तंग्यूर। ठीक है, इसमें भारत के संबंध में काफ़ी अधिक जानकारी मिलती है। फिर एक मार्को पोलो थे, तो दक्षिण भारतीय राज्य जो पांड्य देश है उसकी यात्रा पर आए थे और उसी से संबंधित उल्लेख किया है। तो इस तरीके से हमने ऐतिहासिक जो धार्मिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और तत्पश्चात अब हम पुरातत्व संबंधी कुछ साक्ष्य दिख रहे हैं जिसमें मोहरें हैं, है ना, अभिलेख हैं, मंदिर हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, क्योंकि ये थोड़ा सा विद्यार्थियों में थोड़ा टफ पोर्शन लगता है, क्योंकि आप आधुनिक और मध्यकाल तो पढ़ते रहते हैं बट जनरली इन चीज़ों को प्राचीन को कम पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा टफ लगता है। जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हद तक आपको आसान लगने लगेगा। इसलिए हमने इसकी शुरुआत लूसेंट के प्राचीन से ही किया है ताकि पहले प्राचीन क्लियर करें, तत्पश्चात हम मध्य और आधुनिक में जाएँ तो आपको ईजी लगे बात का पोर्शन। अब बात आती है कि प्राचीन भारत जो भारतीय पुरातत्व फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के जो काम किया जिन्होंने वो हैं कर्निंघम। तो सबसे पहले तो आपको कर्निंघम का नाम याद रखना पड़ेगा, जिन्हें भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। इसमें देखिए सिंपल फैक्ट हैं, मैं इसको थोड़ा लिंक करने की कोशिश करूँगा ताकि याद हो जाए। फिर एक सबसे पुराना अभिलेख के बारे में जानकारी आती है, पूछता भी है कि सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें कहाँ मिलता है, तो उसका नाम है बोगज कोई अभिलेख, एशिया माइनर में है। एशिया माइनर मतलब आज आधुनिक तुर्की में अभिलेख है ये बोगज कोई अभिलेख। ये 1400 ईसा पूर्व का है और उस समय इससे पता चलता है कि उस समय भी वैदिक देवता वहाँ पूजे जाने लगे थे। और इस बोगज कोई अभिलेख में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जो कि 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है और ये प्राचीनतम अभिलेख है जो कि बोगज कोई जो जगह है एशिया माइनर मतलब तुर्की में वहाँ मिला हुआ है। ठीक है, भागवत धर्म की हम बात करें तो भागवत धर्म भी काफ़ी पुराना धर्म है, फेमस था। और यवन जो यूनानी था हेलियोडोरस, उसने भी भागवत धर्म को ग्रहण किया था। उसका उल्लेख कहाँ से मिलता है, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को ग्रहण करने के पश्चात विदिशा, जिसको बेसनगर बोला जाता है, वहाँ गरुण स्तंभ लेख बनवाया था। ये भी काफ़ी अधिक फेमस है। हमें ये पता चलना चाहिए कि ये अभिलेख जो हैं क्यों फेमस हैं, किसने इसका निर्माण करवाया और क्या इम्पोर्टेंसी है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो यूनानी हैं हेलियोडोरस, यवन राजदूत, इसने भागवत धर्म ग्रहण किया। ठीक है, और विदिशा में इसी उपलक्ष्य में या खुशी में गरुण स्तंभ लेख बनवाया। फिर हम भारतवर्ष बोलते हैं हमारे देश को भारत, इसका सबसे प्राचीनतम जिक्र या उल्लेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है नाम का। फिर दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल के समय जिस समय हम एडिशनल जो खाद्यान्न रखते हैं ना, सुरक्षित खाद्यान्न का भंडारण करते हैं, क्या अकाल के समय काम आएगा, इस चीज़ की पहली जानकारी हमें शाहगौरा अभिलेख से मिलती है, शाहगौरा अभिलेख से। फिर हूणों का आक्रमण, भारत में हूणों ने भी आक्रमण किया, आपने देखा एक के बाद एक आते गए, तो हूणों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक, ये स्कंदगुप्त का, याद रखिएगा किसका है, ये स्कंदगुप्त का। फिर सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य, ये अरण अभिलेख जो कि सागर में है और भानुगुप्त शासक द्वारा जारी किया गया था, इससे पता चलता है। सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख अरण अभिलेख है जो सागर में है और शासक भानुगुप्त के द्वारा जारी किया गया था, यहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर सातवाहन एक ऐसा जो है शासक रहे हैं, उनका पूरा इतिहास ही अभिलेखों के आधार पर, मतलब उन्होंने इतने अभिलेख जारी करवाए कि उनका पूरा इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख जो है मंदसौर के अभिलेख से मिलता है। फिर कुछ और चीज़ें लिखा है, जैसे नवपाषाणकालीन एक स्थल है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में मिला है, इसमें गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं, मतलब गड्ढे में घर के प्रमाण मिले हैं और उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ। ये सबसे प्राचीनतम चीज़ें, ये प्राचीन भारत इतिहास पर हम
चूँकि बात कर रहे हैं तो सबसे हर चीज़ के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले उस पर बात कर रहे हैं। आहत सिक्कों की बात करें जिसमें कुछ सीलें लगी रहती थी, इसलिए उनको आहत सिक्के कहा गया है। इनको साहित्य में जो है कांसार्पण भी कहा गया है। फिर सिक्कों पे लेख लिखवाने का कार्य सबसे पहले किसने किया, तो यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए सिक्कों पे जो है आकृतियाँ काफ़ी मिली हैं जो उसके संगीत प्रेमी होने का उल्लेख करती हैं। अरिकामेडु, पांडुचेरी जो पुदुचेरी है है ना, उसका प्राचीन नाम अरिकामेडु, वहाँ से भी रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि पांडिचेरी से भी रोमन व्यापार होता था। फिर बात आती है कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की, तो ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इनको याद रखना आवश्यक है। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो है जारी किया गया था। ये तिथि रहित अभिलेख है, इसमें कोई तिथि का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि भारत का जो नाम भारतवर्ष है ये सबसे पहले इसी अभिलेख में मिला है। फिर रुद्रदामन जो शासक रहे हैं, शक शासक, उसका जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त, इनका प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख बहुत ज़्यादा फेमस है। और गुप्त नरेश स्कंदगुप्त का भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख भी बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफी कहलाता है, ये भी पूछ लेता है कई बार, इपिग्राफी। अब हम मंदिर निर्माण की बात करें तो उत्तर भारत में जो मंदिर जिस शैली के बने हैं उन्हें नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, और जो मध्य में बने हैं मतलब उत्तर दक्षिण के बीचों बीच उन्हें बेसर शैली कहा गया है, जिनमें नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का संयुक्त प्रभाव है। एक मंदिर निर्माण की शैली होती है पंचायतन। आप बोलते हैं ना पंचायत कर रहे हैं, पंचायत मतलब 5 लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरीके के मंदिर जहाँ एक मेन मंदिर हो और उसके चारों तरफ 4 सहायक मंदिर हों, ऐसे जो मंदिर निर्माण शैली है वो पंचायतन शैली कहलाती है। इसके सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर, और देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश देवगढ़ में दशावतार मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये पंचायतन शैली के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हमने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।